नमस्कार। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। यह भी कहा जाता है कि इनकी एक अंगुली टूटी हुई थी, इसलिए इनको ऐबक कहा जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं जो इस प्रकार से हैं: मलिक, सिपह सालार, लाख बख्श। उदारता व दानशीलता के कारण इनको लाख बख्श कहा जाता था। पील बख्श, हाथियों का दान करने के कारण ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता था। कुरान खां, ये कुरान का बहुत ही सुरीली आवाज में पाठ करते थे, इस कारण इनको कुरान खां भी कहा जाता था। हातिम द्वितीय, तो ये इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद वंश और सबसे अंत में लोदी वंश। गुलाम जो शब्द है उसको लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इस पहले वंश को गुलाम वंश मानते हैं, कुछ इनको प्रारंभिक तुर्क मानते हैं और कुछ विद्वान इनको मामूलक वंश का शासक मानते हैं। मामूलक जो शब्द है वो हबीबुल्लाह ने दिया था, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। क्योंकि जो गुलाम वंश के जो शासक हैं उनके माता पिता थे वो गुलाम नहीं थे, वो स्वतंत्र थे, इसलिए उन्होंने मामूलक शब्द दिया और गुलाम शब्द पे आपत्ति दर्ज की। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता स्वतंत्र थे, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इल्तुतमिश गुलाम था, लेकिन रजिया सुल्तान गुलाम नहीं थी। वो गुलाम की पुत्री तो थी लेकिन गुलाम नहीं थी, वो स्वतंत्र थी। तो इसलिए ऐसे कुछ शासक हुए हैं जो गुलाम नहीं थे, इसलिए गुलाम शब्द पे कुछ विद्वानों ने आपत्ति दर्ज की। राजधानी लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश में भी 3 वंश हुए हैं: कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबी वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश और बलबनी वंश का संस्थापक बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना की वो कुतुबी वंश था। बचपन में परिवार से बिछड़ने के बाद कुतुबुद्दीन को निसापुर के काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने खरीद लिया। निसापुर के काजी हैं फखरुद्दीन अजीज कूफी। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। अंत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी में खरीद लिया। उस समय दास प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी और दासों की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा होती थी। गोरी ने भी ऐबक की योग्यता से प्रभावित होकर उनको खरीद लिया था। उस समय दासों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको अच्छी सैनिक शिक्षा दी जाती थी और अगर योग्यता है तो वो ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते थे। गोरी ने भी ऐबक की योग्यता से प्रभावित होकर उनको अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर है, यह शाही अस्तबल का अध्यक्ष होता था। शाही अस्तबल अर्थात शाही घुड़साल। शाही जो घुड़साल है
उसका जो अध्यक्ष होता था उसको अमीर ए आखूर कहा जाता था और गौरी ने ऐबक को इस पद पर नियुक्त किया। भारत के इतिहास में तैराइन का बड़ा महत्व है। तैराइन में 3 युद्ध हुए हैं। पहले जो 2 युद्ध हुए हैं वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और तीसरा जो युद्ध होगा वो 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय होगा। तीसरा होगा 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय। पहला तैराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं, मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ता है। तैराइन का द्वितीय युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद गौरी विजयी रहता है। इस युद्ध में गौरी के साथ ऐबक भी था। इस युद्ध का महत्व इसलिए है कि तैराइन के युद्ध के बाद भारत में जो राजपूत शासक शक्तिशाली होकर पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में उभर रहे थे, उनका पतन शुरू हो गया और इसके बाद भारत में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया भारतीय इतिहास में, और इसके साथ ही भारत में इसके बाद इस्लाम का ही राज्य रहता है, जो अंग्रेजों के आगमन तक जारी रहता है। इस युद्ध में विजय के बाद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। तैराइन के द्वितीय युद्ध में जैसे ही गौरी को विजय मिली तो भारत के कुछ प्रदेश उसको प्राप्त हो गए। उन प्रदेशों का प्रशासक यानी शासन संभालने के लिए ऐबक को गौरी ने नियुक्त कर दिया। ऐबक ने इसके लिए इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया और इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाने के बाद उसने भारत में अपना विजय अभियान शुरू किया। ये इंद्रप्रस्थ है वो वही है जो महाभारत काल में हमने देखा है, पांडवों की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। तो ये इंद्रप्रस्थ वही है और यह यमुना नदी के किनारे स्थित थी। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ सैन्य अभियान देखते हैं। जैसे ही तैराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तो अजमेर और मेरठ के आसपास विद्रोह प्रारंभ हो गए। तो उस विद्रोह को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दबाया। जाटों को परास्त कर हांसी पर अधिकार कर लिया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी का साथ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? 1194 ईस्वी में जो चंदावर का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी का साथ दिया। चंदावर का युद्ध है गौरी और कन्नौज का शासक जयचंद है उसके बीच हुआ था। ये जयचंद वही हैं जिनकी बेटी संयोगिता का स्वयंवर से हरण पृथ्वीराज चौहान कर लाए थे, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। उनके संबंध पहले भी दिल्ली पर अधिकार को लेकर बिगड़े हुए थे और संयोगिता हरण के बाद तो और ज़्यादा बिगड़ गए, जिसके कारण गौरी को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि तैराइन के मैदान में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी और कुछ समय बाद जयचंद का नंबर भी आ गया और चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजय का सामना करना पड़ा। 1195 ईस्वी में कोयल, जिसको अलीगढ़ भी कहा जाता है, को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया। 1196 ईस्वी में मेदों का तृतीय विद्रोह हुआ। मेदों ने यह विद्रोह गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के उकसाने पर किया। ऐबक ने गौरी से सहायता प्राप्त की और इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस घटना से ऐबक गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से बड़ा नाराज हुआ। साथ ही ऐबक गुजरात के शासक द्वारा गौरी की पराजय का बदला भी लेना चाहता था। इसी उद्देश्य से 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा थी, उस पर ऐबक ने आक्रमण कर दिया, उसे लूटा और बहुत सारा धन प्राप्त किया। तो ये 1197 ईस्वी में ऐबक ने जो अनिलवाड़ा पे आक्रमण किया था, इसको अनिलवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में ऐबक ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को परास्त किया। 1197-98 में कन्नौज,
चंदावर तथा बदायूं पर भी अधिकार कर लिया। 1202-3 ईस्वी में चंदेल राजा परमर्दी देव को पराजित कर कालिंजर व मोहब्बा पर अधिकार कर लिया। जो चंदेल राजा था परमर्दी देव, वो बड़ा शक्तिशाली था और उसको पराजित किया ऐबक ने, और पराजित करके कालिंजर और मोहब्बा पर अधिकार कर लिया। परमर्दी देव के गोरी के साथ भी छुटपुट युद्ध हुए थे, उनमें भी परमर्दी देव को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुए थे। परमर्दी देव को पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से पराजित करने वाला शासक ऐबक ही था। 1205-6 ईस्वी में खोखरों ने विद्रोह कर दिया, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए गोरी आया और ऐबक ने गोरी की सहायता की। इस विद्रोह को दबाकर जब गोरी लौट रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई। गोरी की हत्या खोखर विद्रोह को दबाने के बाद हुई थी। गोरी ने अपनी मृत्यु से पहले किसी को भी अपना वारिस अर्थात उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। गोरी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाकर गया था, तो ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि जब किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो इसके जो प्रमुख सेनापति थे सब ने अपना अपना दावा पेश कर दिया। गोरी ने औपचारिक रूप से ऐबक को अपने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया था तथा उसे मलिक का पद प्रदान किया था। ऐबक ने क्या कर दिया था, गोरी ने ऐबक को जो भारतीय प्रदेश थे उनका प्रशासक नियुक्त कर दिया, प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कि आप यहाँ का शासन संभालिए, और मलिक का पद प्रदान कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की और लाहौर को ही अपना राजधानी बना लिया। तो सत्ता किस प्रकार ग्रहण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर, और वो स्थानीय नागरिक लाहौर के थे, इसलिए लाहौर को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ऐबक ने शासक बनने पर मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा और न ही सिक्के चलाए। ऐबक ने शासक बनने पर कौन सी उपाधि धारण की? मलिक और सिपह सालार की। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों धारण नहीं की? क्योंकि उस समय तक ऐबक था वो दास था, दासता से मुक्ति उसको नहीं मिली थी, और इस्लाम के नियमानुसार दास है वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर सकता, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ सकता है, न ही सिक्के चला सकता है। इसलिए ऐबक ने न तो सुल्तान की उपाधि धारण की, न अपने नाम का खुतबा पढ़ा और न ही सिक्के चलाए। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने ऐबक को सुल्तान स्वीकार किया। तो ऐबक को सुल्तान किसने स्वीकार किया था? गोरी का उत्तराधिकारी हुआ गियासुद्दीन महमूद, और उसी ने 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्त किया। तो देखो, ऐबक सुल्तान बन जाता है 1206 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं करते हैं, उपाधि तो मलिक और सिपह सालार की धारण करते हैं, लेकिन शासक बन जाते हैं 1206 ईस्वी में। और दासता से मुक्ति शासक बनने के बाद 1208 ईस्वी में मिलती है, जो गियासुद्दीन महमूद के द्वारा प्रदान की जाती है। अब मोहम्मद गोरी के कुछ प्रमुख विश्वास पात्र व्यक्ति थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारतीय प्रदेशों का शासक था, ताजुद्दीन यल्दौज जो गजनी का सुल्तान था, नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध व मुल्तान का गवर्नर था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ये चार प्रमुख थे। इनमें अपने को ये प्रत्येक का ये ध्यान रखना है कि किसने और कहाँ पर शासन देखा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रदेशों का शासन देख रहे हैं, ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का, नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध व मुल्तान का, और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसने क्या किया, 1202-3 ईस्वी में बिहार व बंगाल पे आक्रमण किया। और इस समय बंगाल में जो शासन था वो पाल शासकों का था, और इस समय पाल शासक था लक्ष्मण सेन, जिसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को परास्त कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। वैसे राजधानी नदिया थी, लेकिन उसने नदिया को नहीं, लखनौती को अपनी राजधानी बनाया।
और जब ये आक्रमण करते हैं तो इसी आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था और बहुत सारी पांडुलिपियां जो यहाँ पर थी उनको नष्ट कर दिया। तो इतिहास की दृष्टि से इस आक्रमण ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रमुख ग्रंथ थे, पांडुलिपियां थी, उनको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। कुछ समय बाद बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खान ने कर दी थी। गौरी के ये उत्तराधिकारी जो हैं उनमें ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक महत्वपूर्ण थे। यलदौज ने एक बार ऐबक पर आक्रमण भी किया था। यलदौज ने एक बार गजनी से निकल करके और ऐबक के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन ऐबक ने यलदौज को पराजित कर दिया और फिर गजनी पर भी अधिकार कर लिया था। ऐबक ने यलदौज को पराजित तो किया ही, साथ में गजनी पर भी अधिकार कर लिया और वहां लगभग 40 दिन तक अधिकार रखा। लेकिन इससे अधिक समय तक ऐबक गजनी पर नियंत्रण नहीं रख पाया, क्योंकि ऐबक ने गजनी पर अधिकार करने के बाद वहां पर प्रशासन की दृष्टि से कोई अच्छा कार्य नहीं किया। वो वहां पर भोग विलास में व्यस्त हो गया। वहां की जो जनता थी वो यलदौज को बहुत पसंद करती थी। इसके साथ ही 40 दिन तक जब ऐबक भारतीय प्रदेशों से दूर रहा तो यहाँ पर भी असंतोष उभरने लगा। तो ऐबक को अंत में गजनी को छोड़ना पड़ा और वो वापस भारत आ गया, लाहौर आ गया। अब ऐबक ने जो अभी अभी नव स्थापित सल्तनत है उसको सुदृढ़ करने के उपाय सोचने शुरू कर दिए। तो उसने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि नव स्थापित सल्तनत को सुदृढ़ किया जा सके और शत्रुओं से बचा जा सके। इसके लिए ऐबक ने ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया। ऐबक ने क्या किया, ताजुद्दीन यलदौज है उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। विवाह से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, तो दोनों के बीच जो शत्रुता चली आ रही थी वो समाप्त हो गई तथा अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। देखो, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी तो पहले ही मारा जा चुका है। अब इसके ऐबक के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। तो दोनों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके दोनों से मित्रता स्थापित कर ली। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह अपने गुलाम इल्तुतमिश से किया। ऐबक के गुलाम हैं इल्तुतमिश, जिसके साथ ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, क्योंकि ऐबक इल्तुतमिश से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। मोहम्मद गोरी था, वो भी इल्तुतमिश से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ऐबक ने इल्तुतमिश को सरेजादार व अमीर ए शिकार का पद दिया और बाद में बदायूं का इख्तियार बना दिया। सर ए जादार जो होता है वो अंगरक्षकों का प्रधान होता है। तो इस पद पर पहले इल्तुतमिश को नियुक्त किया, उसके बाद में अमीर ए शिकार का पद दिया और बाद में बदायूं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ का इख्तियार बना दिया। और बदायूं था वो उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण इक्ता होता था और बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया जा सकता। ऐबक के समय पर ही वजीर के पद का प्रचलन शुरू हुआ। वजीर के पद की शुरुआत ऐबक के समय पर ही होती है। 1210 ईस्वी में ऐबक लाहौर में चौगान खेल रहा था, अर्थात पोलो खेल रहा था। तो खेलते खेलते घोड़े से गिर गए और घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई और यहीं लाहौर में ही ऐबक का मकबरा बना दिया गया। तो ऐबक का मकबरा लाहौर में। ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पाए थे। न तो अच्छे से दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था कर पाए थे, प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि इनको समय कम मिल पाया, और अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त नहीं कर पाए। उससे पहले ही ऐबक की घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। अब
इनके पुत्र था या नहीं था, इसको लेकर भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके पुत्र था, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके पुत्र नहीं था। जैसे जुबेनी जुबेनी के अनुसार ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। मिन्हाजुल सुराज के अनुसार ऐबक की 3 बेटियां थी। मिन्हाजुल सुराज भी पुत्र का उल्लेख नहीं करते हैं, 3 बेटियों का उल्लेख करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है तो उनके बाद उनके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठाया जाता है। लेकिन जुबेनी और मिन्हाजुल सिराज हैं, वो आराम शाह को ऐबक का पुत्र नहीं मानते। ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ तुर्क अमीरों को और मालिकों ने आराम शाह को गद्दी पर बिठाया, लेकिन आराम शाह एक योग्य शासक नहीं था और 8 माह बाद ही युद्ध का युद्ध होता है और युद्ध के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया और उनको गद्दी से हटा दिया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश हैं वो सुल्तान बन जाते हैं। आराम शाह केवल 8 माह ही शासन कर सका था।